जय श्री कृष्णा। वृषभ लग्न की कुंडली में शनि और गुरु की युति के फल। शनि और गुरु दोनों विपरीत प्रभाव देने वाले होते हैं। एक का जीवन में आना पापत्व का उदय है तो दूसरे का जीवन में आना पुराने कर्मों के पुण्य फलों को देने वाला हो जाता है। शनि अशुभ होता है अपने स्वभाव के अनुकूल और गुरु यहाँ शुभ ग्रह होता है। लेकिन वृषभ लग्न की कुंडली के लिए शनि योग कारक और शुभत्व को उपलब्ध हो जाता है और गुरु यहाँ पर एक अष्टमेश और एकादशेश दोष होने के कारण पापी ग्रह हो जाता है। तो जब ये पाप और पुण्य फल देने वाले ग्रह दोनों एक साथ वृषभ लग्न की कुंडली के किसी भाव में उपस्थित होते हैं तो किस तरह के फलों को देते हैं, इसकी चर्चा हम सार रूप में करेंगे और बहुत शॉर्ट में करेंगे। एक या दो प्रेडिक्शन में हर भाव की दूंगा जो आपके लिए जीवन में सटीक दिखाई देगी। शनि और गुरु दोनों जब वृषभ लग्न की कुंडली के वृषभ लग्न में ही उपस्थित हो जाते हैं, वृषभ राशि में आके बैठते हैं, तो जीवन में एक राजयोग का निश्चित रूप से उदय हो जाता है। वो होता है कार्य की उपलब्धता। ऐसे लोग अपने जीवन में स्टूडेंट लाइफ में ही या शिक्षा पूरी होते से ही कहीं ना कहीं से व्यापार व्यवसाय या जॉब को करना शुरू कर देते हैं और निरंतर रूप से धनार्जन करते ही रहते हैं। ये मरते दम तक जीवन में धन का उपार्जन करने में सक्षम होते हैं। एकादशेश और अष्टमेश गुरु लग्न में जब कार्येश और भाग्येश के साथ जाके बैठता है तो निश्चित रूप से जीवन के अंदर धन और कार्य की प्रचुरता होती है। बस पापत्व दोष के कारण, गुरु के पापत्व दोष के कारण और शनि के पाप प्रभाव के कारण व्यक्ति को शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। द्वितीय भाव में जब ये दोनों ग्रह जाकर बैठते हैं तो मिथुन राशि में बैठे हुए ग्रह मिथुन राशि को पीड़ित कर देते हैं। अगर बुध किसी शुभ प्रभाव में हो तो व्यक्ति को सरकारी नौकरी लगने की यहाँ पे पूर्ण संभावना होती है। इस बात को नोटिस करना, अगर वृषभ लग्न की कुंडली में मिथुन राशि में गुरु और बुध बैठे हों, गुरु और शनि बैठे हों और बुध गुरु के प्रभाव क्षेत्र में आ जाए तो ऐसे व्यक्तियों को निश्चित रूप से शासन संबंधित कार्य करने का अवसर मिलता है। शासकीय कृपा ऐसे लोगों को मिलने लगती है। बस अष्टमेश और शनि रूपी पापी ग्रह के द्वितीय भाव में उपस्थित होने के कारण धन की पीड़ा इनको सहनी पड़ती है और कौटुंबिक और पारिवारिक तनाव इनके जीवन में होता है और कई बार ये दुर्व्यसनों में फंस जाते हैं। तृतीय भाव में जब शनि और गुरु की युति बनती है तो कर्क राशि में गुरु उच्च का हो जाता है और शनि की उपस्थिति कारण कर्क राशि पीड़ित भी रहती है। इसलिए गुरु के उच्चत्व का फल तो यहाँ पे ज्यादा नहीं मिलता, लेकिन दोनों की युति मिलकर व्यक्ति को जीवन के अंदर निश्चित रूप से छोटी छोटी यात्राओं का सुख देती है। और ऐसे व्यक्तियों की आंतरिक इच्छा होती है कि वो अपने कार्य क्षेत्र को अपने जन्म स्थान से दूर का बनाएं। विदेश यात्राएं करने की इनकी प्रबल इच्छा होती है और ये कई बार व्यापार व्यवसाय भी इसी तरह का करते हैं जिसके अंदर यात्राएं ज्यादा हो या अपने स्व स्थान से बहुत दूर के स्थानों से इनको धन लाभ होने लगे। चतुर्थ भाव में जब ये युति होती है तो सिंह राशि के अंदर शनि चूंकि शत्रु ग्रह के रूप में विराजित हो जाता है, इसलिए जीवन के अंदर काफी इरिटेशन पैदा करता है। गुरु और शनि की यहाँ पे उपस्थिति व्यक्ति को आंतरिक रूप से दुखी बना सकती है। लेकिन प्रॉपर्टी का कार्य करने वाले लोगों के लिए, राजनीति में जाने वाले लोगों के लिए और विशिष्ट रूप से जनता जिसके अंदर इन्वॉल्व हो, रोज नए नए लोगों से जिसके अंदर मिलना पड़े, ऐसे किसी कार्य को करने के लिए युति बहुत शानदार होती है और इसी तरह के कार्यों में जीवन में सक्सेस देती है। वाहनों से संबंधित कार्य और भूमि भवन से संबंधित कार्य ऐसे लोग करते हैं और जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं। राहु की उपस्थिति पंचम में या एकादश भाव में हो तो निश्चित रूप से राजनीति के अंदर ही कुछ विचित्र कर सकते हैं। पंचम भाव में जब गुरु और शनि विराजित होते हैं तो कन्या राशि के अंदर बैठे हुए शनि और गुरु दोनों के दोनों व्यक्ति की शिक्षा संबंध में बेहतरीन उन्नति करा सकते हैं। यहाँ पर गुरु शनि से पीड़ित है, बाकी गुरु की उपस्थिति पंचम भाव के अंदर शुभ नहीं मानी जाती है, लेकिन शनि की उपस्थिति के कारण यहाँ पे गुरु के प्रभाव थोड़े कम होते हैं और व्यक्ति टेक्निकल क्षेत्र के अंदर कहीं से शिक्षा हासिल करता है और वो शिक्षा उसके आगे चल के जीवन में धन का उपार्जन करने में सहायक होती है। इसको दूसरी तरह से बोले तो ऐसा बोल सकते हैं कि पढ़ी हुई विद्या ऐसे लोगों की काम आती है। बस यहाँ पर शनि अस्त नहीं होना चाहिए, वक्री नहीं होना चाहिए और गुरु यहाँ पर अस्त होगा तो भी काम हो जाएगा। षष्ठम भाव में शनि और गुरु की युति के फल। वृषभ लग्न की कुंडली में छठे भाव के अंदर तुला राशि आती है और शनि यहाँ पे उच्चत्व को प्राप्त हो जाता है और गुरु के साथ मिलकर यहाँ पे शनि शत्रु हंता योग बना देता है। क्योंकि गुरु अष्टमेश का स्वामी होकर, अष्टमेश होकर षष्ठम में बैठा हुआ, इसलिए विपरीत राजयोग का भी निर्माण होता है और शनि की उच्चत्व स्थिति यहाँ पे जीवन के अंदर संघर्षों पे विजय बताती है। मतलब जीवन में किसी भी रूप में शत्रु आए, कंपटीशन के रूप में शत्रु आए, शत्रु के रूप में शत्रु आए, रोग के रूप में शत्रु आए, लड़ाई झगड़े के रूप में शत्रु आए, उसको ये लोग आसानी से विजय प्राप्त कर लेते हैं। बस यहाँ पे अष्टमेश षष्ठ में बैठा हुआ है, इसलिए व्यक्ति बार बार रोगी होता रहता है। भले ही वो ठीक हो जाए लेकिन उसको रोग बार बार लगता रहता है। अगर यहाँ पर बैठा हुआ शनि चंद्रमा के ऊपर दृष्टिपात करता है, जो तृतीय भाव के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ रही है, कर्क राशि पीड़ित हो रही है और चंद्रमा कहीं और शनि से दृष्ट हो जाता है,
या यहाँ पर शनि के साथ उपस्थित होता है तो ऐसे व्यक्तियों को गंभीर और लाइलाज रोग हो सकते हैं, इस बात की आप सावधानी रखें। सप्तम भाव में शनि और गुरु की उपस्थिति वृषभ लग्न के अंदर वृश्चिक राशि में होती है। यहाँ पर बैठकर ये दोनों ग्रह व्यक्ति के वैवाहिक संबंधों में तनाव की उत्पत्ति करते हैं और कई बार ऐसे व्यक्तियों का विवाह या स्त्रियों का विवाह काफी समय बाद होता है या अपनी उम्र से अधिक व्यक्ति के साथ होता है। ये यहाँ पर साझेदारी के व्यापार के अंदर उन्नति को प्रदान करते हैं और जीवन में कहीं ना कहीं इनको अपने व्यापार के लिए, जॉब के लिए अन्य लोगों का सहयोग लेना पड़ता है। चूंकि शनि यहां से अपने ही घर को देख रहा है, भाग्य को देख रहा है, तो भाग्य की उन्नति कर रहा है, तो विवाह के बाद ऐसे लोगों के जीवन में सुधार आने लगता है और पार्टनरशिप के बाद भी ऐसे लोगों का व्यापार व्यवसाय आगे बढ़ने लगता है। अष्टम भाव के अंदर शनि और गुरु वृषभ लग्न में धनु राशि में विराजित होते हैं। गुरु की उपस्थिति यहाँ पे सोगरई हो जाती है और शनि भी गुरु के घर में बैठकर व्यवस्थित हो जाता है और शुभ ही उत्पन्न करता है। यह स्थिति एक मायने में तो बहुत शुभ है कि ये दोनों ग्रह यहाँ पे कोई ज्यादा अनिष्ट नहीं चाहते हैं। यहाँ पे शनि आयु की वृद्धि करना चाहता है और गुरु यहाँ पर देश विदेश में व्यक्ति का वास कराना चाहता है। यहाँ पर यह युति बस व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को पैदा कर सकती है, बाकी सभी मामलों में देश विदेश के बाहर की यात्राएं कराने में, धन देने में युति यहाँ पे शुभमय होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गुरु की दृष्टि यहाँ से द्वादश भाव पे पड़ रही है, यहाँ से धन भाव पे पड़ रही है और चतुर्थ भाव पे पड़ रही है। इन तीनों जगहों पे गुरु उन्नति कराना चाहता है और केंद्रेश के साथ बैठना यहाँ पर शुभ होता है। हालांकि कार्य क्षेत्र का स्वामी अष्टम में आकर अशुभत्व को उपलब्ध करता है, लेकिन गुरु के घर में आकर शनि शुभ हो जाता है। तो यहाँ पर यह युति दीर्घायु देगी, विदेश में बसने का मौका देगी और भूमि, भवन, वाहन, संपत्ति और धन से युक्त कर देगी। नवम भाव में गुरु और शनि की उपस्थिति जब होती है वृषभ लग्न के अंदर, तो मकर राशि में यहाँ पे शनि सोगरी हो जाता है और गुरु नीच का हो जाता है। तो यहाँ पे एक अल्टीमेट नीच भंग राजयोग का निर्माण हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों को जीवन में बिना कमाई हुई संपत्ति, उसको हम पैतृक संपत्ति बोल सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो बिना कमाई हुई संपत्ति, जहाँ पे 1 रुपए का लाभ होना है वहां पे 10 रुपए का लाभ हो जाए, ऐसी स्थिति को भी निर्मित कर देते हैं यहाँ पे गुरु और शनि। यह विपरीत राजयोग जीवन के अंदर उच्चतम वृद्धि और उच्चतम शिखर पर ले जाने की योग्यता रखता है। गुरु बस यहाँ पे अस्त नहीं होना चाहिए, नीच का चलेगा, क्योंकि यहाँ पे यह नीच का बैठा हुआ और शनि सोगरी हो गया और विपरीत नीच भंग राजयोग का निर्माण हो गया है। दसम भाव में शनि और गुरु की उपस्थिति, यहाँ पे शनि मात्र सोगरी होता है और यहाँ पे निश्चित रूप से वो शश नाम का महापुरुष योग बना देता है, जो कि नवम भाव में ही बन रहा है। इस योग के फल उचित होते ही हैं, लेकिन साथ में अष्टमेश की उपस्थिति जीवन के अंदर कार्य क्षेत्र में संघर्ष को बढ़ती है। महापुरुष योग किसी भी ग्रह से बने, वह महापुरुष योग जीवन में संघर्षों को और कठिनाइयों को लेकर ही आते हैं और उसी की तर्ज पर व्यक्ति महापुरुष की तरफ बढ़ता है। अगर वो उन संघर्षों से हार जाता है तो ऐसा कोई योग फलित नहीं होता है। तो शनि और गुरु की उपस्थिति यहाँ पर निश्चित रूप से उसको कार्य क्षेत्र के अंदर प्रवीणता प्रदान करती है और आगे बढ़ने के मौके देती है, लेकिन साथ ही शनि और गुरु की दशा अंतरदशा ऐसे लोगों के जीवन में कठिनाइयों से भरी हुई हो सकती है। एकादश भाव में शनि और गुरु की उपस्थिति, यहाँ पे अष्टमेश गुरु सोगरी हो जाते हैं और शनि पुनः गुरु के घर में आके शुभत्व को उपलब्ध हो जाता है। यह युति यहाँ पर एक शानदार प्रभाव को उत्पन्न करती है और निश्चित रूप से जीवन के अंदर धन का लाभ इनको बना हुआ रहता है। शिक्षा के घर पे शनि यहाँ पे दृष्टि डाल रहा है, जो कि अशुभ है, लेकिन ऐसे व्यक्ति जीवन के अंदर जो भी सीखते हैं उससे धन का लाभ कर ही लेते हैं। शनि और गुरु की यहाँ पर उपस्थिति शारीरिक पीड़ा, मुख्य रूप से पेट या सर से संबंधित रोगों को उत्पन्न कर सकती है। द्वादश भाव में बैठे हुए शनि और गुरु यहाँ पे मंगल जैसा प्रभाव उत्पन्न कर देते हैं। पापी ग्रह की उपस्थिति जब भी अष्टम में, चतुर्थ में, लग्न में या द्वादश में होगी तो वो मंगल दोष जैसी हो जाएगी। एक बात को और यहाँ पे स्पष्ट कर देता हूं, मंगल दोष का मतलब मंगल के कारण उत्पन्न दोष नहीं है, ये एक शब्द का अपभ्रंश है। बहुत यूज किए जाने के कारण मांगल्यत्व दोष मंगल दोष के रूप में प्रतिष्ठित हो गया है। वह दोष है मांगल्यत्व दोष, कि स्त्री या पुरुष के जीवन में जो मंगल होता है, मांगल्यत्व होता है, पति पत्नी का जो साथ होता है, उसको नष्ट करने वाला होता है। तो ये किसी भी पापी ग्रह की इन भावों में उपस्थिति से बन जाता है। तो द्वादश भाव में बैठे हुए शनि और गुरु यहाँ पे मांगल्यत्व दोष को भी उत्पन्न करते हैं। 12वें भाव का गुरु और शनि विवाह के बाद मिलने वाले सुखों में कमी करते हैं और ये पापी ग्रह के साथ शुभ ग्रह की उपस्थिति व्यक्ति को बहुत हद तक संभावना है
कि अपने जन्म स्थान से छुड़ा के समुद्र पार के देशों में स्थायित्व प्रदान कर दें। और अधिकतर केसों में ऐसा होता ही है अगर सही समय पर सही दशा है, नहीं तो जीवन के अंदर लंबी यात्रा और समुद्र पार की यात्रा ये जीवन में करते रहते हैं। इस तरह से गुरु और शनि, इसके सार रूप में मैंने कुछ कुछ फल आपको हर भाव के बताए हैं। ये फल इनकी दशा अंतरदशा में या इनके नक्षत्रेश की दशा अंतरदशा में निश्चित रूप से व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। शनि और गुरु पितृदोष का निर्माता होते हैं। शनि और गुरु की एक साथ उपस्थिति जीवन में पितृदोष को देती है। तो ये दोनों ग्रह एक साथ जिस भाव में उपस्थित होते हैं, कहीं ना कहीं से उस भाव के प्रति चिंता को भी व्याप्त करते हैं। ऐसी कंडीशन के अंदर जिसकी भी पत्रिका में, जिस भी भाव में, जिस भी लग्न में शनि और गुरु एक साथ उपस्थित हों, पितृदोष की शांति आवश्यक रूप से करनी चाहिए। उसके तरीके सैकड़ों तरह से हैं, आप अलग अलग तरीकों से पितृदोष की शांति कर सकते हैं। गुरु शनि की दशा अंतरदशा में मुख्य रूप से अगर ये द्वितीय भाव में युति बनती है, सप्तम में युति बनती है, अष्टम में बनती है या द्वादश में बनती है, अगर इन मारक स्थानों में गुरु और शनि की युति बनती है तो इनकी दशा और अंतरदशा में निश्चित रूप से गुरु और शनि के मंत्र जाप कराकर, अनुष्ठान कराकर इनकी शांति करनी चाहिए। इनके एक साथ जाप करके भी हवन शांति की जा सकती है, नहीं तो जिसकी दशा इनमें से पहले आ जाए, जिसकी दशा चल रही हो, उसकी शांति करके भी इनके शुभ फलों का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। शनि और गुरु की युति निश्चित रूप से विभिन्न भावों में बहुत ज़्यादा धन देने वाली होती है वृषभ लग्न के लिए, क्योंकि शनि यहाँ पे अल्टीमेट रूप से ये तय करता है कि उसका कार्य व्यवसाय कैसा होगा, और गुरु उसके लाभ और गुप्त संपत्ति को प्रदर्शित करता है। युति शुभ है कुछ दुष्परिणामों के साथ, तो जिसके किसी भाव में इस तरह की युति है उसको शांति करके इसके पूर्ण शुभ फलों को प्राप्त करना चाहिए। जय श्री कृष्ण।